अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और जिस तरह से अब हम रोज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो यूँ चंद रोज़ हुए हैं और ऐसे में अब रूटीन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही है। कुछ लोगों की सेट हो गई है और कुछ लोगों की सेट हो रही है। कुछ करना ही नहीं चाहते सेट ये भी ज़रूरी कुछ है। कहते हैं गो विद द फ्लो, बस चल रहे हैं सहरी तक जागे हुए हैं उसी तरह से। सहरी के बाद सोते हैं, दिन तक जागते हैं और उसके बाद जाहिर है जो मामलात हैं ज़िंदगी के वो चल रहे होते हैं, बट वेरी अनहेल्दी रूटीन। एब्सोल्युटली। अगर आप रात को जाग रहे हैं तो हम तो वैसे भी कहते हैं इट्स वेरी अनहेल्दी, बिकॉज आपकी बॉडी को, आपके हर ऑर्गन को रीसेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। वो टाइम होता है रात का। और अगर ऐसे में आप रात को सहरी के बाद तरावियों के बाद अगर आप सहरी तक जाग रहे हैं, सॉरी इफ्तारी के बाद, तरावियों के बाद फिर सहरी तक अगर आप जाग रहे हैं, तो आप कर रहे हैं अपने साथ ज्यादती। बॉडी को जो रेस्ट है ना वो लाजमी चाहिए। बिल्कुल इबादत के लिए जो वक्त आपने निकालना है वो तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बड़ा ज़रूरी है कि अभी आगे पूरा रमज़ान, उसके लिए अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता हमने ट्रेन करना। तो बिल्कुल आखिरी अशरे के लिए मैं स्पेसिफिकली ये बात कहूँगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने रूटीन को ना सेट करें। आपकी बॉडी को जैसा आप ट्रेन करेंगे वो सेट हो जाएगी। हाँ। मसल एक ब्रेन है, तो उस ब्रेन को भी अगर आप सेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, वो सेट हो जाएगा। हाँ, नहीं करेंगे ट्रेन तो फिर सेट नहीं होगा। हाँ, फिर अपसेट होगा। फिर अपसेट होगा तो अपसेट नहीं करना, ज़्यादा अपने स्टमक को भी अपसेट नहीं करना। ये भी ज़रूरी है कि कैसे जो है एक हेल्दी रूटीन की तरह जब हम बात कर रहे होते हैं तो खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और सब कुछ एक साथ नहीं खा लेना दिल तो यही कर रहा। अक्सर लोग होते हैं पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं इफ्तार के टाइम पे। वो इतना पानी पी, वो कहते हैं हमारा खाने को दिल नहीं कर रहा, लेथार्जिक फील कर रहे हैं और नौजिया हो रहा है उनको, वॉमिट हो रही है। और उसके बाद जो है वो, उसके बाद जब भूख लगती है तो फिर इतना खाते हैं कि बस पता नहीं चलता। तो अच्छी तरह से अपनी डाइट को एनालाइज करके एक अच्छा सा पोर्शन बनाना, अच्छा सा पोर्शन नहीं, अच्छा सा पोर्शन बनाना है जिसमें आपकी जो प्लेट है ना उसमें ग्रीन, वो प्लेट ग्रीन ज़्यादा दिखनी चाहिए। जो हमें बताते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स, वही कहते हैं जी ग्रीन ज़्यादा होना चाहिए प्लेट में। राइस ग्रीन हो सकते हैं? राइस ग्रीन कलर डाल लेना ग्रीन ही करना है तो कलर डालने, ऐसा कोई काम नहीं करना। अगर चावल खा रहे हैं ग्रीन कहते हैं तो कलर डाल लें। सैलेड ऐड करें ना उसमें, ग्रीन आपने कलर थोड़ी डालना है उसमें। खीरा, पत्ते सलाद के, हाँ, सलाद के पत्ते और कौन सी ग्रीन चीज है, और हरी मिर्चें हल्का सा। मेहरबानी। नहीं, नेचुरल है ना, ऑर्गेनिक है, क्या है वो, हल्का बहुत ज्यादा नहीं कि वो जाए, हल्का सा टेस्ट और वो अच्छा होता है। हल्के से टेस्ट तक तो बात समझ आती है, लेकिन अगर ज्यादा मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च हो तो बहुत बेहतर है। हाँ, उससे बेहतर है। बट अदरवाइज स्पाइस से आपको प्यास लगती है, स्पाइस इज नॉट गुड फॉर गट हेल्थ एज वेल। तो स्पाइस लेवल को वैसे भी कम करें आहिस्ता आहिस्ता ना, स्पाइसेस को जिंदगी से कम करते करते करते, शुगर को कम करते करते खत्म कर दें, व्हाई नॉट। लेकिन लोग फिर कहते हैं क्या यार उबली हुई चीजें हम खा रहे हैं, बिल्कुल बोरिंग लाइफ, बोरिंग हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को उस पर भी ट्रेन कर लिया है। Hats off to you। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है। हमसे ये ज़रा काम मुश्किल से होता है, खासा मुश्किल से होता है। सो एनीवेज जी, अभी हम आज जब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो कुछ ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। आज बड़े इंपॉर्टेंट मौज़ूआत है इसमें मैं बात करें। बिलखुसूस आज हम बात करेंगे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है, हामला ख़वातीन हैं, उनसे मुतालिक भी। अगर वो रोज़ा रख रही हैं तो क्या उन्हें करना चाहिए अपनी सहरी इफ्तारी में। और जो फीड करवा रही हैं इस वक्त, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि डाइट का उन्होंने किस तरीके से अपना ख्याल रखना है। तो इस हवाले से आज हम आगे चल के बात भी करेंगे और इस वक्त जितनी ख़वातीन जिनसे ये टॉपिक रेलिवेंट है वो ये शो ज़रूर देखें। एब्सोल्युटली। इसके अलावा आज एक और ज़बरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी। शी इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड पार्लियामेंटेरियन। जिस तरीके से वो अपना काम कर रही हैं एज अ पार्लियामेंटेरियन, तीसरी बार सेनेटर मुंतखब हुई थी लास्ट ईयर, चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हम रुबीना साहिबा साहब की मुलाकात भी कराएंगे और कैसे इस रमज़ान में इसको बढ़ाया जा रहा है, कैसे मदद को एक्सटेंड किया जा रहा है और कैसे सोसाइटी का वो तबका जो कि कमज़ोर तबका है उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, उससे मुतालिक भी आज हम बात करेंगे। तो हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे तो इन तमाम मेहमानों से करवाएंगे आपकी मुलाकात। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। तीसरी सूबाई पोजीशन शाहिद अब्बास खान, जिला डीजी खान। दूसरी सूबाई पोजीशन मोहम्मद अफजल, जिला कसूर। और पहली सूबाई पोजीशन मुजफ्फर फार्म, जिला जंग।
तो साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और रमज़ान की जब हम बात करते हैं तो हम हर तरह के लोगों की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि अच्छा किस कंडीशन में किसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए अपनी रूटीन को, अपनी हेल्थ को, कि वो जो है उनका रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजर सके। ऐसे में वो ख़वातीन जो इस वक्त हामला हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे कि वो अपनी रूटीन को कैसे फॉलो कर सकती हैं, कौन रोज़ा रख सकती है, किसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली जब आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं तो अल्लाह की तरफ से भी उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। इसके अलावा वो तमाम औरतें जो फीड करवा रही हैं उनकी हेल्थ किस तरीके से मेंटेन रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब ना हो। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फरवा हमीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. I'm all fine. First of all, I would like to say thank you for having me here for this. और it is a very important topic. और I have been working for 16 years. माशाल्लाह। और इतने अरसे में हर साल रमज़ान से पहले एक बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैं नर्स करा रही हूँ अपने बेबी को, तो क्या मैं रोज़े रख सकती हूँ और मेरे लिए रोज़ा रखना सेफ़ है कि रोज़ा रखना सेफ़ नहीं है। तो जवाब क्या होता है फिर? ये देखें पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जवाब ये होता है कि एक ही रूल सबके ऊपर लागू नहीं हो सकता। जो लो रिस्क प्रेगनेंसीज हैं और जो ऐसी मदर्स हैं जिनकी हेल्थ अच्छी है, उनका वेट मेंटेन्ड है, उनकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, उनको शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई ऐसे इश्यूज नहीं हैं, तो फिर तो ऑफ कोर्स वो रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी डूज एंड डोंट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। हम इसी पे रहते हैं। पहले जो बिल्कुल सेफ जोन में है, उन्होंने कंसीव किया है, डॉक्टर के पास जब वो गए हैं, अल्ट्रासाउंड बाकी टेस्ट सब नॉर्मल है, रूटीन के एवरीथिंग इज गुड। लेकिन इसमें फिर हम 3 कैटेगरीज आपके सामने रखते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तीनों के लिए आपकी गाइडेंस क्या होती है? बिल्कुल ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा जाए तो शुरू में ब्लड प्रेशर पहले 3 माह में थोड़ा सा लोअर साइड पर जाता है और आपको एकदम से आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो भी फ्लक्चुएट करते हैं। अगर जो लो रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो अफ्तारी से सहरी का टाइम है जिसमें आप खा पी सकते हैं, उसमें 2 इंपॉर्टेंट बात, एक आपकी हाइड्रेशन और एक आपका बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, क्योंकि बॉडी, चाहे आप नर्सिंग मदर हैं चाहे आप हामला हैं, दोनों सूरतों में बॉडी आपकी फिजिकली बहुत डिमांडिंग होती है, बॉडी चेंज होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स की और पानी की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में। अब बात करें तो पहले ट्राइमेस्टर में बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल हो, पानी सही से पिया जाए। जो सहरी और अफ्तारी में आप खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या आप उसमें प्रोटीन्स शामिल हैं, क्या उसमें कार्ब्स शामिल हैं, क्या उसमें हेल्दी फैट्स हैं, पहले 3 माह में फॉलिक एसिड जैसे प्रीनेटल विटामिन है कहीं वो आप मिस तो नहीं कर रहे। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बरक्स अगर देखा जाए जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो थोड़ा हैप्पी फेज़ होता है, उसमें थोड़ा सा माँ बेहतर महसूस करती है, ब्लड प्रेशर वापस अपनी जगह पर आ चुके होते हैं, बम जो बेली की है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती कि औरत को प्रॉब्लम हो या उसके टमी के ऊपर वो प्रेशर फीलिंग आए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफर जोन समझी जाती है जब अगर रोज़ा रखने की बात की जाए। और उसके बाद आ जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर्स फिर फ्लक्चुएट कर सकते हैं और जाहिर है पेट ज़्यादा बाहर निकल आता है और उस टमी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर जाता है। इसलिए खाने पीने के लिहाज से औरत को बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है कि मैंने सहरी के टाइम के ऊपर क्या खाना है, बेबी की मूवमेंट्स का कैसे ख्याल रखना है। और ये जाहिर है आखिरी वाले माह चल रहे हैं तो लेबर भी नज़दीक है, तो उसके लिहाज से भी ख्याल रखना है कि बेबी की मूवमेंट्स कहीं कम तो नहीं हो रही, उसका ध्यान रखना। कोई इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस, कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, ये रेड फ्लैग समझे जाते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो आई वुड से सेकेंड ट्राइमेस्टर लो रिस्क प्रेगनेंसीज में इज़ अ सेफर जोन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड जो लास्ट वाले 3 माह हैं, अपने डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर डिस्कस कीजिए कि मुझे क्या, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। ज़रूर रोज़ा रखिए। अगर इफ़ यू फील फाइन, रोज़ा रखने के बाद आप ठीक रहते हैं, आपको कोई नकाहत महसूस नहीं हो रही, कोई डिजीनेस महसूस नहीं हो रही, आपको बेहोश नहीं हो रहे, पैल्पिटेशंस का मतलब है दिल की धड़कन तेज़ तेज़ महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी टेंडेंसी है कि आप अपना रोज़ा भी रख सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ। लेकिन अगर कोई ऐसी अलामात हैं तो
यू शुड नॉट फास्ट, और अल्लाह ने भी इसकी इजाज़त दी हुई है कि आप कज़ा रोज़े रख सकते हैं। ओके अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिहाज से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं रमज़ान की क्योंकि जी, हमारे बिल्कुल। दस्तरखान ऐसे भर जाते हैं पकोड़े समोसे और पता नहीं क्या क्या, वो चीज़ें जो हम रूटीन में नहीं, नहीं खा इसलिए इट्स डिफरेंट इन रमज़ान, क्योंकि हमारी डाइट रूटीन वो वैसे ही बहुत चेंज, बॉडी तो चेंज हो रही है बट डाइट भी, रूटीन भी, हर चीज़ चेंज हर हो रही चीज़ है। चेंज होती है। तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए, सहरी में क्या खाएं, इफ्तारी में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा सबसे क्वेश्चन होना इंपॉर्टेंट बात, चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, सहरी और अफ्तारी की बात जैसे मैंने पहले की, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, अक्सर जनरली हम लोग भी ऐसे करते हैं कि सहरी ली तो 4 ग्लास पानी पी लेके, जब इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा पी लेंगे तो सारा दिन प्यास नहीं लगेगी, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि जब आप पानी एक साथ पीते हैं और एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा पीते हैं तो बॉडी आपकी बड़ी अक्लमंद है, उसको जल्दी 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 फ्लश आउट कर देती है, ठीक है। तो ये एक तो ध्यान में रहे कि जो आपने पानी पीना है वो बिट्स एंड पीसेज में उसको 2+2+2 का रूल बना के 2 गिलास सहरी में ले लिए, 2 अफ्तारी में ले लिए, उसके बाद अफ्तारी के बाद डिनर में 1-2 ले लिया गिलास। और हाइड्रेशन का सिर्फ पानी ही नहीं है, लस्सी भी पी सकते हैं, शेक भी पी सकते हैं, सही। और कोई जूस भी पी सकते हैं, हाइड्रेशन में आता है। अब अगर सहरी की बात की जाए तो बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट में आएगा कि इसमें कार्ब्स आपकी शामिल हो, ऐसी कार्ब्स जो कि आपको सस्टेन्ड एनर्जी दें। अब ऐसी कार्ब जिसमें ओट्स भी हो सकते हैं, दलिया भी हो सकता है, गंदुम बाजरे की रोटी भी हो सकती है। अच्छा, फिर आ गया प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में आ जाता है अंडा है, ठीक है, फिश इफ़ यू लाइक यू कैन हैव। इसके अलावा हेल्दी फैट्स वो हैं जो जैसे नट्स हैं, अखरोट हैं, बादाम हैं, पीनट बटर हैं, जो कि आपको एकदम से ग्लाइसेमिक या शुगर आपका हाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको थ्रू आउट द डे के लिए एक सस्टेन्ड एनर्जी देंगे जो कि हामला औरत को चाहिए, सही। ठीक है। इसके अलावा अगर अफ्तारी की बात की जाए तो अफ्तारी में भी जैसे हम रूह अफ़ज़ा सब बनाते हैं, ठीक है, तो उसको अवॉइड कीजिए, फिज़ी ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, कैफ़ीन जो है वो भी अवॉइड कीजिए। अब अवॉइड करने वाली जगह कि क्या ना करें, जब आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें लेते हैं, जैसे अचार है, पकौड़े हमारे दस्तरखानों, उसके बगैर तो अफ्तारी होती दस्तरखान नहीं। की जीनत है। हाँ, उसके बगैर अफ्तारी होती अफ्तारी होती ही नहीं है। जब जितना ज़्यादा सॉल्टी और स्पाइसी ची फूड का इंटेक करेंगे उतना बॉडी आपको ज़्यादा पानी मांगती है, ठीक है, बिकॉज और फिर जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे ऑफ कोर्स इट हैज़ टू फ्लश आउट, तो उससे प्यास भी ज़्यादा लगेगी, इनडाइजेशन का मसला भी होगा, और Dehydration। प्रेगनेंसी में वैसे ही ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं कि आप ना भी समोसा पकौड़ा खाएं फिर भी आपको इंडाइजेशन और बर्पिंग और नोजिया और एसिडिटी वाली फीलिंग आती है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों कंज्यूम करेंगे या प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड कंज्यूम करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल मेक डिफ़िकल्ट, और फिर आपका रोज़ा रखना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आप अपने बेबी को हेल्दी डाइट नहीं पहुंचा रहे। दैट इज़ द थिंग। अच्छा, यानी अगर सहरी और अफ्तारी आपने अच्छी रखी है एज पर द गाइडलाइंस, Yes. तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज बच्चे की सेहत मुतासर हो सकती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसकी मुतासर हो सकती है इन प्रेगनेंसी। बिल्कुल मुतासर हो सकती है। अगर तो आप, जैसे मैंने पहले बात की कि आप हेल्दी हैं, आप ना कोई ब्लड प्रेशर जैस तरह के इश्यूज़ नहीं हैं और आपने सहरी अफ्तारी अच्छी रखी है तो ठीक है। लेकिन अगर माँ की बॉडी खुद ही वीक है और माँ के अंदर उतने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स उसको नहीं मिल रहे, बॉडी आपकी बहुत अक्लमंद होती है, सबसे पहले बेबी को बेस्ट ऑफ बेस्ट जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है और आप इंटेक भी नहीं कर पा रहे उसका, तो जाहिर है बेबी की ग्रोथ में भी कमी हो सकती है। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं है तो बेबी के इर्द गिर्द जो पानी होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जिसके अंदर बेबी ग्रो करता है, वो कम हो जाता है, उसमें बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी आ सकती है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। इवन आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ज़्यादा जितना आप बाहर का खाना खाएंगे, बीपी वगैरह, शुगर लेवल्स वो भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो यस, बेबी की ग्रोथ मदर की हेल्थ पे बिल्कुल बरअक्स साबित होती है। अगर मदर की हेल्थ अच्छी है, ऑफ कोर्स इज पैरेलल टू द बेबीज हेल्थ। और वो हम देखते हैं स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हमें नज़र भी आती है, वेरी कॉमन, यस। अब बहुत कॉमन आजकल हो गई है। उसमें कोई ख़ास एहतियात जिनको है वो रखनी चाहिए स्पेशली रमज़ान में? बिल्कुल। अब हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को लो रिस्क प्रेगनेंसीज में काउंट नहीं करेंगे, हम इनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट करेंगे, ठीक है। अगर तो माइल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि आपके वॉक करने से और आपके डाइट कंट्रोल से ठीक हो रही है, आप कोई एडिड इंसुलिन का इंजेक्शन या कोई और नहीं ले रहे, ऑफ कोर्स आप अपने फास्ट रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको शुगर लेवल्स उसके अकॉर्डिंगली मॉनिटर करने पड़ेंगे, उसकी डाइट उसके हिसाब से मैनेज होगी। लेकिन अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन लगा रहे हैं तो फिर हम रोज़ा रखने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सडन से हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल एक्सट्रीम लो हो जाए तो वो माँ के लिए तो खतरनाक साबित हो सकता है, बच्चे के लिए भी डायरेक्टली खतरनाक साबित होता है। अच्छा, जो नोजिया ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉमन,
इसमें भी ज़ाहिर है रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है, और ज़्यादातर डॉक्टर्स तो रिकमेंड ही नहीं कर रहे होते कि ना रखें उस लिहाज से, जैसे छूट के लिहाज से कहा गया है। क्या ये भी डाइट पे डिपेंड करता है? बिकॉज देखिए ख्वाहिश है हर किसी की कि एक साल में एक दफ़ा ऐसा महीना रमज़ान मिला आता है है। तो रोज़ा रखें। कुछ क्या डाइट में कोई चेंजेस लाए जा सकते हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ ऐसा होता है या नहीं? हाँ, वो चाहे रमजान हो चाहे अदरवाइज भी, चाहे नौजिया otherwise कंट्रोल भी। हो जाता है, नहीं होता। 80 to 90% ऑफ वुमेन नॉज़िया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी फेस करती ही करती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि सबको हर प्रेगनेंसी में ऐसा ही होना है। समटाइम्स दे गो वेरी गुड, इवन वो उनके 5-6 महीने बड़े आराम से दे डोंट हैव एनी नॉज़िया। अब अगर नॉज़िया है तो प्रेगनेंसी का जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन वो ये बना रहा है, तो थोड़ा बहुत तो नॉज़िया ऑफ कोर्स होगा ही। अब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो ये कि बिट्स एंड पीसेस में डाइट लेंगे, यानी कि ठीक है। आप 2 मील्स के बजाय 3 बड़े लार्ज मील्स के बजाय फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेंगे, और ऐसे मील्स लेंगे जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होंगे। सही। एक तो आप इससे हेल्प कर सकते हैं। सेकंड इज़ योर हाइड्रेशन, ठीक है, कि आपकी जितनी अच्छी हाइड्रेशन होगी उतना ज़्यादा आपका नौजिया कम होगा। थर्ड इज़ ऐसे फूड्स जो कि मज़ीद इसको वर्सन करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की सॉल्टी फूड्स, स्पाइसी फूड्स, जंक खाना, बाहर से कोई अभी चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करना, उससे आपका थोड़ी देर 2 से 3 सेकंड के लिए तो अच्छा फील होता है, उसके बाद आप फिर उसी फेज़ में दोबारा एंटर हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में एसिड रिलीज़ होना शुरू हो जाता है इस तरह के फूड से। तो डाइट हैबिट्स जो है ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। रमज़ान के अलावा भी डाइट हैबिट्स अगर आपकी ठीक हैं तो आप अपने नॉज़िया एंड वॉमिटिंग से बगैर मेडिसिन के भी कॉम्बैट कर सकते हैं। वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए क्या एहतियात होती है, और क्या कोई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप लोग रिकमेंड करते हैं कि रोज़ा ना रखें? अच्छा, देखें, अब बच्चा चाहे पेट के अंदर हो चाहे गोद में हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक जान की हिफाजत करना भी एक इबादत है, बेशक। ठीक है। तो इट इज़ द प्रायोरिटी, और अल्लाह ने जब खुद एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप कज़ा रोज़े रख सकते हैं। अब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आप बेबी को नर्स कर रहे हैं तो आप रोज़ा रख सकते हैं, ठीक है। 24 to 48 आवर्स में फर्स्ट में ना ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी चेंज होती है, अल्लाह ने बनाया ही इस तरीके से, ना उसकी क्वांटिटी में फ़र्क आता है। लेकिन उसके बाद अगर आपकी डाइट ख़राब है या आप उस तरह से अपने वाइटामिन, अपने कैल्शियम वगैरह इंटेक आपका पुअर है, तो जाहिर है ब्रेस्ट मिल्क भी वहीं से बनना है, तो वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगा, ठीक है। जो ऐसी हमला होते हैं जो कि हेल्थी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू नहीं होता, दे कैन फीड। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, आपको प्यास ज़्यादा लगती है, आप ज़्यादा थकते हैं, हार्ट सिंकिंग आपको उस टाइम फील होती है। अगर माँ को ऐसी कोई अलामत है कि वो ब्रेस्ट फीड कराई, उसने रोज़ा रख लिया है, उस ब्रेस्ट फीड करा रही है एंड शी फील्स डिजी, या उसे लग रहा है कि जैसे मेरा बहुत ज़्यादा तेज़ से दिल की धड़कन महसूस हो रही है, या मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, एनर्जेटिक मैं नहीं हूँ, एनर्जी लो है, तो फिर हम ऐसे में रोज़ा रखना उनको मना करते हैं। फिर कुछ बेबी साइंस भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं कि आपका मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पर्टिकुलरली जब आप एक्सक्लूसिवली बेबी सिर्फ मदर मिल्क के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पहले जो 6 माह होते हैं जिसमें सिर्फ बच्चा माँ का दूध ले रहा होता है, उसमें यह कि अगर बेबी के 6 से 8 डायपर आप चेंज 24 आवर्स में नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप उसको इतना दूध नहीं दे पा रहे कि वो यूरिन प्रॉपर से नहीं बन पा रहा। सेकेंडली ये कि बेबी आपका एक्सट्रीमली क्रैंकी, थर्डली उसके होंठ खुश्क हो सकते हैं, उसका वेट लॉस वाली साइड पे जा सकता है, या शदीद इरिटेबल बेबी हो। ये वो साइंस हैं जो कि शायद उससे हमें महसूस होता है कि ब्रेस्ट मिल्क की अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। तो ऐसे में बेबी के जो साइंस हैं, बेबीज़ बहुत जल्दी डिटोरेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसमें हम मना करते हैं कि इस सूरत में आप रोज़ा ना रखें, और बाद में जब बेबी वीनिंग पे आ जाए, जब बेबी को आप और चीज़ें भी पे भी डिपेंड करें, तब आप अपने कज़ा रोज़े रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जा रहा होता है जो न्यू मदर्स होती हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होती हैं कि अच्छा माँ जो है वो ठंड में ना जाए क्योंकि वो फीड कराएगी बच्चे को तो बच्चा बीमार हो जाएगा, माँ ये ना खाए क्योंकि माँ ने अगर ये खाया तो बच्चे का स्टमक अपसेट हो जाएगा। ये क्या ये मिथ्स है या ये एक्चुअली हो सकता है? क्योंकि मैंने देखा मदर्स बड़ा फिर अपने आप को ये मैं जिंदगी जीना छोड़ देती है। लिटरली डेली मेरी ओपीडी में ऐसे सवालात आते हैं कि सर पे दुपट्टा रखना है, चलें, वो तो एक वैसे बात है, कल्चरल चीज़ है वो, उसमें अगर किसी ने कह भी दिया तो रख लें भाई, कोई तब बड़ा। हाँ, तो हेल्थ वाइज इट्स अ मिथ,
ठीक है, इट डज़ नॉट डिपेंड। अल्लाह ने इस तरह से इस खूबसूरती से ह्यूमन बॉडी बनाई है, और ह्यूमन बॉडी में जब एक नई जान परवान चढ़ रही होती है तो उसको इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी होती है। आपने कुछ भी खा लिया, कोई भी चीज़ ऐसी खा ली, फ़ौरन बेबी को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं, बेबी को आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, फॉलिक एसिड आप नहीं खा रहे, B12 नहीं ले रहे, आयरन पूरा नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके बेबी की ग्रोथ को भी अफेक्ट होगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बिल्कुल मिथ्स हैं कि ठंड में ना जाएं या धूप में ना खड़े हो, धूप में से विटामिन डी मिलते हैं, खड़े हो जाना चाहिए। अच्छा, देखिए न्यू मदर्स को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता उनका, और फिर जो घर के बड़े होते हैं, ठीक है वो आउट ऑफ केयर एक चीज़ कर रहे होते हैं, बट प्लीज़ दे नीड टू ग्रो अप। वो ऐसे बंद कर देते हैं एक चार दीवारी के अंदर खातून को, कमरे, अक्सर तो मैंने कहा कमरे से बाहर नहीं निकलने देती जी, कमरे से बाहर ना निकलें। तो देखिए वो डिप्रेशन का शिकार हो सकती है खातून, और हमने डिप्रेशन देखा भी है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इट्स वेरी कॉमन, और हम ये दीज आर द रीजंस, ये फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आप एक्चुअली हेल्प नहीं कर रहे, आप उसकी ज़िंदगी मज़ीद जो है वो मुश्किल में डाल रहे हैं। एक माँ को बहुत बेहतर पता उसे क्या करना है, एंड देन एक्सपर्ट राय। आजकल इतना है ट्रेंड, और शुक्र है अवेयरनेस इतनी है कि घरेलू टोटकों से बेहतर ये होता है कि आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है, आपके जो डॉक्टर है, आप वो जो आपको अलाउ करे, प्लीज़ उसको वो करने दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट क्या वो सारे घरेलू टोटके खराब होते हैं? ये सारे तो नहीं होते आई obviously। वुड लाइक टू ऐड कि देखिए सारे घरेलू टोटके तो ऑफ कोर्स नहीं खराब होते, लेकिन कुछ ऐसे डेंजरस भी साबित हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक मेडिकल एडवाइस। और जैसे इन्होंने बात की कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, ऑफ कोर्स इट्स बीइंग वेरी कमरे में बंद करेंगे तो होगा। मैं पिछले दिनों स्क्रॉल कर रही थी डाउन, आई वुड लाइक टू ऐड एक वीडियो देखी मैंने जिसमें वो बेबी माँ अपनी बच्चे को संभाल रही है, बाहर से कोई बंदा आता है, बाहर दरवाजे से ही खाना नीचे रखता है और वापस चला जाता है, बिकॉज द मदर कैन नॉट गो आउट। इट वॉज अ फनी वीडियो, लेकिन आई वॉज रियली सरप्राइज एंड अमेज्ड कि मदर को सिर्फ फिजिकली खाने पीने की जरूरत नहीं होती, इमोशनल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और उसका कसूर नहीं है, क्योंकि जब आप बेबी डिलीवर करते हैं, एक मिरेकल दुनिया में आया है, उसके बाद फिर से हार्मोन्स रोलर कोस्टर राइड में चले जाते हैं, तो उसको डिप्रेशन होना, तन्हा फील होना, बेबी ब्लूज हम शुरू में कहते हैं, ये इज़ वेरी कॉमन। उसमें आपके पार्टनर की, आपकी फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। डॉक्टर साहबा सर पे टोपी पहना दी जाती है और थ्रू आउट कहते हैं जी टोपी सर से नहीं उतारनी, चाहे गर्मी हो। मैं गर्मी हो, अच्छा सर्दी भी हो, कमरा गर्म है, एक तो हीटर है एंड ऑल दैट, उसके लिहाज से वो टोपी पहना दी, एंड देन 40 डेज तक तो कहती है जी आपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। चलें कमरे से बाहर निकल गए तो आपने घर से बाहर नहीं निकलना। वो खातून लिटरली कहीं नहीं जाती, और फिर कहते हैं कि अच्छा उसके बाद ये टैंट्रम्स क्यों थ्रो कर रही है, वो तो किसी से बात नहीं करती, बिकॉज वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जैसे हम कहते हैं ना कि माँ अपना ख्याल रखेगी तो ही इस काबिल होगी कि खानदान को परवान चढ़ा सके, बच्चे का ख्याल रख सके। और इसमें वो जो आपने खाने की बात की ना, वो तो एक्सट्रीम केस है ना कि आप कमरे तक खाना पहुंचा रहे हैं। इवन अगर आपके फैमिली में आप इकट्ठे भी खाना खा जाए, तब भी हम वहाँ देखते हैं कि जिसने डिलीवर किया बेबी, वो उसका खाना डिफरेंट होता है, उसको डिफरेंट रोटी दी जा रही होती है। देखिए अगर डिफरेंट से मुझे एतराज नहीं है, अगर डिफरेंट इज गुड एंड हेल्दी एंड इज अ बैलेंस्ड डाइट तो जरूर दें। वो यखनी होती है और वो प्रॉपर मील होता है, दैट इज गुड। लोग पंजीरी लेते हैं, ठीक है, अब पंजीरी इज सेल्फ इज गुड, उसमें नट्स होते हैं, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स घी भी होता है। अगर घी की बहुत ज्यादा अमाउंट दे, अगेन अगर रमजान के हिसाब से बात की जाए तो वो इनडाइजेशन ज़्यादा शुरू हो जाए, एसिडिटी और नोजिया बढ़ जाता है। अब पंजीरी मना नहीं है, लेकिन मॉडरेशन के साथ ऑफ कोर्स आप यूज। मैं इस सवाल इसलिए करता कि कभी कभी उस खातून का हो सकता है दिल कर रहा है मैंने कुछ और खाना है। हाँ, मे बी उसका कुछ जंक या प्रोसेस खाने का दिल करो तो वंस इन अ वाइल, नॉट इवन जंक एंड प्रोसेस, हो सकता है वो नॉर्मल सालन खाना चाह रही है जो आप खा रहे हैं, मुझे तक का आप खा रहे हो खाना चाह रही है, आप कह रहे यखनी ही तुमने खानी है। ठीक है, यखनी इज हेल्दी, लेकिन उसको ये भी तो पूछे चार्ज तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है। अगर टिक्का भी थोड़ा टिक्का सा टिक्का इज हेल्दी, प्रोटीन है उसका, वो इंटेक अच्छी हो जाएगी उसकी। ऐसे में खामखा उसको आप बिल्कुल ही कहे कि आप ये बिल्कुल ही नहीं खाना तो ये काम खराब हो जाता है। बेसिस पे ये सास बहू के इश्यूज भी होते हैं कि सास कुछ और कह रही है, इसको ये करना है, एंड द गर्ल इज कंसर्न्ड विद अदर थिंग्स। ये इश्यूज तो ये जो ओवर केयर है ना, ये भी बड़ा कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये भी एक एग्जांपल है कि देखिए वो उसको पता है उसके साथ क्या हो रहा है, उसको पता है उसके लिए क्या ठीक है। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत मैटर भी करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह देसी खाने, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। और केयर और प्यार जो आप दे रहे हैं वो लफ्जों के सूरत में तो देना।
लफ्जों की सूरत में भी नहीं, एट द सेम टाइम वो डाइट के लिए डॉक्टर ने हाँ। जैसे बताया ना, हाँ। इतनी पंजीरी दिन में 3-3 दफा पंजीरी, एक ये दफा खत्म आप ले लें, करनी दैट्स है मोर देन लाजमी, इनफ। ऐसी की तैसी। और पंजीरी में हो सकता है समटाइम्स ये भी होता है कि इतना कुछ डाला होता है आपने, एक आधी चीज ऐसी हो सकती है जो कि आपको ना पसंद हो, Exactly, सो आप पूछ के बनवा लें क्योंकि निकाल दें वो डाइट से, वो तो exclude निकाल दें एटलीस्ट, वो जरूरी है। होता है कुछ लोग कह नहीं जी हम अलसी या गोंद या कोई चीज़ एक दो होती है जो कि खवातीन चीज़ें कहती हैं हम वो नहीं नहीं पसंद खा करते, सकते, तो हाँ। आप वो निकाल दें, बाकी तो बनाएं। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कितनी बार ऐसे होता है कि सास ही बहू के साथ आती है आपके पास और और वही सास आप को समझाना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और हो आप जाता कहते हैं आप आई अकेले वुड आया से करें। 80% ऑफ द टाइम, सास आती हैं साथ। 80% ऑफ द टाइम्स, और 20% में, और हम खुश हो रहे होते हैं कि जिस दिन हस्बैंड आ जाए ना साथ में, तो चलो शुक्र है आज तो हस्बैंड भी साथ है। और पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि अपने हस्बैंड्स को साथ लेकर आए, अपने ये पार्टनरशिप वैसे अब स्टार्ट हुआ है ट्रेंड ना। ये ट्रेंड अब हाँ, स्टार्ट हुआ है, इट्स गुड टू हैव it's देम, very good. पर्टिकुलरली फर्टिलिटी के लिहाज से भी, और वैसे जो प्रेगनेंसी का तो सफर ही ऐसा है कि आपको इमोशनल सपोर्ट की Very जरूरत true. रहती है। अब नहीं, और उस सफर में दोनों लोग दोनों साथ हों ना, साथ, मैं अब कहती हूँ दोनों कि का सफर है, औरत दोनों इतना को क्योंकि ये वो खुद- दोनों हाँ। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। दोनों पेरेंट हुड की तरफ जा रहे हैं, Yes. तो दोनों को जब हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, कोई स्कैन है, कोई ब्लड टेस्ट है, कोई चीज है, बोथ द पार्टनर्स शुड नो कि जी ये चीजें हैं और ये प्रिकॉशंस हमने लेने हैं, द हस्बैंड शुड आल्सो नो। और कभी कभी हस्बैंड आ जाए तो ऐसे ऐसे हो रहा होता है, मोबाइल अप फोन पे। डाउन, ठीक है, और फिर उनको जगाना पड़ता है कि प्लीज कि आप अंदर आए हैं किसी काम focus के सिलसिले में आए लेकिन हैं। 80% ऑफ द टाइम्स द मदर इन लॉ इज देयर, ठीक है। Okay. लेकिन ये नहीं होता हर दफा मदर इन लॉ लीथल है। आई हैव सीन, काफी ट्रस्ट मी, आई हैव सीन हाँ। वेरी गुड मदर इन लॉज हु माशाल्लाह। डू केयर, और उनका फ्रेंडली एटीट्यूड भी देखा है, ठीक है। तो कम देखने को मिलता है, लेकिन लिटरली है ऐसा कि सही। अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो कि उसको लेवरेज अच्छे देते हैं, example set हो रही है, बहुत अच्छी leverage बात देते है। हैं और कि देखिए अब व्हाटएवर तो- शी वांट्स टू डू, व्हाटएवर शी फील्स लाइक डूइंग। एब्सोल्युटली। और ये कितना अच्छा आपने कहा कि वो जो अच्छी एग्जांपल्स हैं हमें उन्हें हाईलाइट करना भी चाहिए। बिल्कुल, हम हर हाँ। किसी के रिश्ते को लेकर ना, नहीं मदर इन लॉ तो शायद वो ऐसे ही करती होगी, नहीं, वो तो हाँ। ऐसे अब ही तो हम होगी। देखते हैं ना कि मदर इन लॉ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, बल्कि द अदर डे एक फैमिली से हम मिलने गए तो फर्स्ट टाइम हमारी उनसे इंटरेक्शन थी। Alright. सो वहाँ पे ना जब वो दो खवातीन आई ना, तो वो सास बहू थी पर हमें नहीं पता था सास बहू अच्छा। हैं। तो मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा आप इनकी जेठानी हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं इनकी सास हूँ। मतलब वो उनका एक बॉन्ड और वो मेंटेन्ड ऐसे तो ऐसे था, कितना दोस्ताना। अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल। और ये जो सास और बहू का एक बॉन्ड है ना, ये वाकई जब खूबसूरत होता है तो घर जन्नत। एग्जाम्पलरी होता है, और जब इनका बॉन्ड अच्छा होता है घर अच्छा चलता है। एब्सोल्युटली, घर उन्होंने बनाना है, घर औरत से है ना। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। जो टिप्स डॉक्टर साहब ने दिए हैं प्लीज उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और हर जिस तरह उन्होंने आगाज में कहा ना कि हर केस वेरी करता है, एवरी केस इज डिफरेंट, तो आप ये मत करें जी वो या ना तो कोई एग्जांपल ये देखिए हमने अपने वक्तों में ये भी किया तुम भी कर लो, डू नॉट डू दैट। वक्त बदल गया है, मेरी जेठानी ने किया तुम भी ये कर लो, डू नॉट डू दैट। आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद अपनी जिस्मानी सेहत को देखते हुए, अपनी कंडीशन को समझते हुए फैसला करें अपने लिए कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आप और आपके बच्चे की सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। साथ साथ कान का भी रोज़ा रखते हैं, आँख का भी रखते हैं, ज़बान का भी रोज़ा रखते हैं, और वो गुनाहों से बचते हैं, वो तकवा अचीव करते हैं। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी है, वो बहुत एलीट्स हैं। वो कहते हैं सौमुल खुसूस वो लोग हैं जो कि दे आर वॉकिंग अमंग पीपल एंड दे आर डूइंग इफ्तारी और वो तरावी पढ़ रहे हैं, बट उनके दिल ना अल्लाह ताला के अर्श का तवाफ़ कर रहे होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि वो लाइफ ऐसी गुजारते हैं कि एहसान से, और एहसान क्या है? अंता अब्दुल्लाह का अन्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, कि आप लाइफ इस तरह गुजारें या इबादत इस तरह करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं गुजार सकते तो फिर अल्लाह ताला आपको देख रहा है। ये इमेजिन करें मेरा रब मुझे हर टाइम देख रहा है। सो दे आर स्पेंडिंग रमज़ान इन अ वे कि उनको नमाज में लज़्ज़त मिल रही है, और तो मस्जिद छोड़ के भी घर आ गए हैं बट उनका दिल अभी तक मस्जिद नहीं है। वो उन्हें दुआ से हाथ नीचे कर लिए लेकिन उनका दिल अभी तक दुआ कर रहा है। तो ये है डिज़ायर्ड कि रमज़ान के बाद अल्लाह के बंदो ज़िंदगियाँ बदलो। रमज़ान शुड बी अ लाइफ चेंजर, Absolutely. नॉट ट्रेडिशनल बुफे स्कीम्स या सारी फैमिली इकट्ठे होगी, रोज़े रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे एंड देन विल लीव। ना 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 ना,
ये एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में जो है, अब यही हो रहा है और एक प्रेशर भी है रमज़ान का बहुत सी फैमिलीज़ पे, बहुत से लोगों पे कि अच्छा जी क्योंकि रमज़ान है और मैंडेटरी है जी हमें अफ्तार पार्टीज अरेंज करनी है, वो सुबह से लेके शाम तक उसी में जुट जाएंगे, उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन और उसके बाद थकावट है। अच्छा तो नहीं, बस ऐसे में देखें हमारी घर की जो ख़वातीन होती हैं वो इबादत नहीं कर पा रही होती उस तरीके से जिस तरीके से वो कर सकती होंगी, बिकॉज किचन में सारा टाइम में लग जाती हैं। अब देखें, एक आप किसी भी खातून से अगर पूछते हैं वो यही बात करती हैं कि मेरी रूटीन इतनी मुश्किल बना दी जाती है कि उसकी तो नींद भी पूरी नहीं हो रही होती। सो बच्चे जा रहे हैं, उसके बाद अफ्तार, घर की सफाई एंड ऑल दैट, उसके बाद अफ्तार की तैयारियां, क्योंकि अफ्तार में हर किसी की फरमाइशें इतनी ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा, फिर अफ्तार के बाद ज़ाहिर है सहरी की तैयारी शुरू हो जाती है, एंड देन यू नो इट्स अ साइकिल। और पूरा महीना हमारी ख़वातीन, उनको ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको उस तरीके से अवेल नहीं कर पाती। असल में इट्स अ मंथ ऑफ फास्टिंग नॉट फीस्टिंग। वी हैव मेड इट अ मंथ ऑफ फीस्टिंग। आप इस रमज़ान में देखें बुफेज लग जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में लगे होंगे, ठीक है, खाने की डील्स निकल आएंगी, फलां फलां, ऑल यू कैन ईट, ठीक है। और घर वाली भी जैसे आपने कहा 16 डिशेस बना रही हैं और 4 उसमें अफ्तारी में और 4, और फिर मैं सजेस्ट करता हूँ 1 डिश पॉलिसी भी आ जाए रमज़ान में, खाना खाएं। शुरू में एक शहद वाला पानी का गिलास हो, खजूर पड़ी हो, ये आपकी अफ्तारी है। हाँ, अगर किसी ने बहुत ही कुछ करना है तो चले एक फ्रूट चाट हो जाए या दही बल्ले हो जाए, उनमें से एक हो जाए, खजूर के साथ एक दही बल्ले या एक फ्रूट चाट, वो भी मैं भी कह रहा हूँ एक्स्ट्रा है ये, और साथ खाना हो जाए। दैट्स इट, 1 मील, 1 ये होना चाहिए। 1 मील पॉलिसी पे आज हम सारे लोग। और मैं समझता हूँ कि वो माशाल्लाह मौलाना साहब तो नेकियां कर रहे हैं, बेगम किचन में बैठी रही हैं। आई थिंक द मेन ऑफ द हाउस शुड हेल्प वुमेन। और वो खातून भी ऐसी हो ना असल में कि आप, मैं यहाँ से निकलूंगी तो मैं ड्रामे नहीं देखूंगी, मैं इबादत करूँगी। आप समझ रहे हैं, वो भी कहना कि देखिए मुझे थोड़ा सा मेरे हाल पे रहम करें, मैंने कुरान पढ़ना है, मैंने तदब्बुर करना है, मैंने अपने ज़रा नमाज में खुशू बेहतर करना है, मैंने लेक्चर्स सुनने हैं, बहुत सारे दौरा कुरान चल रहे होते हैं रमज़ान में, ऑनलाइन चल रहे हैं पूरी दुनिया में, इंग्लिश में भी, अरबी में, उर्दू में चल रहे होते हैं, तो मैं इस बार सुनूंगी वो। तो आई थिंक ये ट्रेंड होना चाहिए घर का कि रमज़ान शुड बी मंथ ऑफ फास्टिंग, कम से कम खाएंगे, और सहरी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। सहरी में जो है ना, लोग रात को 2-3 बजे सो गए, सहरी स्किप कर ली, फिर फजर भी बीच में गई, तो सहरी बरकत वाला खाना है जो कि स्किप करना सुन्नत के खिलाफ है। और स्पेशली रमज़ान में तो कुरान में आता है कि जो अल्लाह के बंदे हैं ना, वह बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, वो सहरी के टाइम पे इस्तगफार करते हैं। तो इस टाइम पे तो कसरत से तौबा इस्तगफार करना कबूलियत का टाइम है। लास्ट 1/3 रमज़ान की रात का, जब अल्लाह ताला पहले आसमान में मौजूद है, जो बंदा इस टाइम भी सो के गुजार देता है, या वो सिर्फ उठता है और सहरी कर रहा है और वो 10 मिनट पहले नहीं उठ रहा, 2 रखते पढ़ लो अल्लाह के बंदो, और थोड़ा तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो, शायद अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐसे ही है। तो आई थिंक वी शुड टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ रमज़ान। अच्छा, ये जो बुफे की हमने बात की और इफ्तार पार्टीज़ की बात की, मैंने अक्सर देखा है लोगों को खानों की स्टोरीज़ लगाना। मुझे जनरली, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करी, बट पर्सनली मैंने कभी किसी खाने की तस्वीरें लेके सोशल मीडिया पे नहीं लगा, बिकॉज यू नेवर नो कि इस वक्त जो भी शख्स देख रहा है उसके क्या हालात हैं, एंड देन आप फैंसी रेस्टोरेंट्स में नुमाइश कर रहे हैं या पिक्चर्स लगा रहे हैं, और यू नो आप ठीक है, आप अपनी एक एन्जॉयमेंट शेयर कर रहे हैं, बट समहाउ उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, एंड यू शुड थिंक कि उसका किस तरह का इम्पैक्ट किसी के ऊपर पड़ सकता है। सो ये पिक्चर्स लगाना, एंड स्पेशली हम देख रहे होते हैं कि एक दस्तरखान है जहाँ पर बहुत सारी अल्लाह की नेमतें हैं, एक दस्तरखान है जहाँ पर खजूर और पानी से बस रोज़ा इफ्तार हो रहा है, और हमें सिखाया भी यही जाता है कि ख्याल रखें लोगों का। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं पर्सनली, मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। दिस इज़ बीइंग इनसेंसिटिव आई थिंक। जब दुनिया में आप देख रहे हैं गज़ा में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, कोई इंडियन मुस्लिम साथ भी अच्छा नहीं हो रहा, और पूरी दुनिया में जब मुसलमान पिस रहे हैं, उनके पास लोग उलमा से फतवा ले रहे हैं कि शेख क्या रोज़ा हो जाता है अगर हम सहरी में भी कुछ ना खाएं और तारी में कुछ ना खाएं। यानी ये हालात हो जब उम्मत के। और इस उम्मत में मैं पहली बात तो है कि बुफेस खाऊं, वो ब्लेम वर्दी है, और फिर उसके बाद उसको प्रोपोगेट करूं, दिस इज बीइंग हाईली इनसेंसिटिव। यानी ऐसे ही है कि जैसे घर में किसी घर में वालिदा की डेथ हुई हो और उसी रात को लोग जश्न पे चले जाएं और जो है ना पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड कर रहे हो, कहेंगे यार तुम अकल है तुम्हारे अंदर। तो ये उम्मत के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है कि स्पेशली आज के दौर में जब गज़ा में जेनोसाइड अभी भी हो रहा है,
एंड अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स दिखाना और उन यानी डिसएसोसिएशन विद मुस्लिम्स दिखाना। तो मैं समझता हूँ जो पैसे आपने बुफे पे लगाने हैं ना, वो आप कुछ लोगों को अफ्तारी करा दें, खुद भी कर लें अफ्तारी साथ उनके। तो इस दफ़ा रमज़ान में ना मैं समझता हूँ कि थोड़ा लोगों को खिलाएं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि वो पर्सनली कहते हैं, मैं अपने 10 दोस्तों को खाना खिलाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ 10 गुलामों को आज़ाद करने से, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से। तो खाना खिलाने का इतना बड़ा रिवॉर्ड है। अगर जो बंदा चाहता है ना जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाए, तो 4 काम करे, अफ़शु सलाम वातिमु तआम वासिलु अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ये 4 काम करो, तुम सलामती से दाखिल हो जाओगे। सलाम को आम करो, लोगों को खाने खिलाओ, और सिला रहमी करो, अपने रिश्तेदारों से बना के कॉल्स करो, उनसे तोड़ के ना रखो, जो तुम्हारी अनबन हुई है ना उसे जोड़ो। और वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, जब लोग सो रहे हो तो उठ के नमाज पढ़ो। ये तुम 4 काम करो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामती से दाखिल करेंगे। सो आई थिंक स्पेंड वाइजली, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करें। आई एम नॉट सेइंग कि हराम है, कोई बुफे नहीं कर सकते आवाज़ के बाद, ओके शो ऑफ ना करें, दैट्स इट। एक दफ़ा को जाना है आपने, वंस इन अ ब्लू मून, चले जाए, नो वरीज। मैं भी कोई मसला ही नहीं है। हाँ, जाने का मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ शो ऑफ ना करें, उसको दिखाएं ना, अपनी नेमतों को जनरली छुपाना चाहिए। वेरी ट्रू। और स्पेशली जब हम आखिरी अशरे की बात करते हैं भाई, तो चूँकि आखिरी अशरा उसकी फिर ताक रातें हैं, फिर उसमें शब कदर की तलाश, लेकिन रुख है बाज़ार की तरफ, रुख है शॉपिंग की तरफ, रुख है ईद। ठीक है, ईद है, तोहफ़ा है, तैयारी सब कुछ है, लेकिन हम पहले क्यों नहीं कर लेते? ज़रा इस पे सवाल हम अक्सर उठाते भी रहते हैं। उन रातों को ज़ाया जो हम कर रहे हैं, हम क्या खो रहे हैं? What are we losing? We're losing everything, we're isn't it? losing a lifetime। मैं आपको क्या बताऊँ, अल्लाह अकबर। यानी पिछली कौमों की तो ज़िंदगी 800-100 साल थी, हज़ारों साल की थी, तो वो इबादत करते थे। हमारी तो ज़िंदगी 50-60-70 साल की है। तो हाउ कैन वी यानी एक रात लैलतुल कदर, इट्स नॉट बेटर देन 82.3 years, ना ना ना, it is far 100 times better probably say that khairu min alfi shahr, it's not equal to 80 years or something, it is better, far कितना better वो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इमेजिन एक बंदे को पीटीवी होम अनाउंस करता है कि हम एक कॉलर को जो है ना लेंगे, या हम कुरानदाजी करें, एक बंदे को लेंगे जो हमारी डील हुई है किसी बैंक से, और हम तिजोरी खोल देंगे, उसके पास 30 सेकेंड्स हैं, जितना वो माल ले सकते हैं ले ले। 1 lucky person is there जी, पूरे मीडिया मौजूद है वहाँ पे, और वो देख रहे हैं 30 सेकंड में कितना ये सोना इकट्ठा कर लेता है माल, एक पूरा पाकिस्तान देख रहा है उसको, ठीक है। और वो 30 सेकंड उसके शुरू होते हैं, 1 2 3 गो, एंड ही सिटिंग देयर वॉचिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम, और जाता है वो 5000 का नोट लेके ना जेब में डाल के बाहर आ जाता है। तो कहेंगे यार बेवकूफ़ है, इसका नस्लें सुधर जाती। 30 सेकंड में जितना माल ये इस बैग में डाल सकता था डाल देता। क्या किए तूने, क्या किया? ये घाटे का सौदा है ना। तो जो रमज़ान की रातों को ज़ाया कर रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट्स या गेमिंग नाइट्स या नेटफ्लिक्स, तो वो इससे बड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि दुनिया तो कुछ भी नहीं है, ये तो प्लास्टिक है, असल तो आखिरत ज़िंदगी है। बेशक, तो बहुत बड़ा लॉस है, ये इमेजिन नहीं कर सकता इंसान, अनइमेजिनेबल लॉस है। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, जो हमने आगाज़ में बात की थी ना कि हमने बहुत सी चीज़ों को, जो कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि तकवा है जो रमज़ान में सिखाता है। हम रोज़ा वैसे तो ढाल है, लेकिन हमने उसे ढाल अपने कोताहियों पे भी बनाया हुआ ना, वो जी इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ चूँकि मैं रोज़े से था, और वो मुझसे इसलिए हो गया चूँकि मैं रोज़े से था। हालांकि ये तो कहीं पर भी नहीं है कि आप अगर रोज़े से हैं तो आपको ये जायज़ हो गया है, आप ये गुस्सा कर सकते करें, हैं। लड़ाइयाँ करें, हाँ, बदजुबानी, बल्कि इसको तो ऑपोजिट होना ऑपोजिट चाहिए। होना चाहिए था। हदीस में आता है कोई तुमसे लड़े झगड़े तो कहो इन्नी साइम, मैं रोज़े में हूँ। यानी पता चले कि रोज़ेदार और गैर रोज़ेदार में फ़र्क पता चले, कि रमज़ान और गैर रमज़ान में फ़र्क पता चले। एक मुसलमान की ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए कि यार मैं रोज़ेदार हूँ, उसके एटीट्यूड में। देखिए ये बात गलत, ये क्लीशेड कॉन्सेप्ट है कि बस भूखा रहना है। हदीस में पता क्या आता है? हदीस में आता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऑथेंटिक हदीस है, जो रोज़े से दे टेक नथिंग एक्सेप्ट थर्स्ट एंड हंगर, और क़यामुल लैल यानी तरावी से दे टेक नथिंग एक्सेप्ट एग्जॉस्शन एंड फटीग। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जो बस भूखे रह रहे हैं। तो हदीस में आता है कि उनको भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लैसा लहू इल्लल जू, दे हैव समथिंग व्हिच इज थर्स्ट एंड हंगर, दैट्स इट। तो इतना बड़ा महीना आया है, अल्लाह के बंदों कुछ बदलो, जिंदगियां बदलो, अपनी लाइफ बदलो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह से दुआएं मांगो। हम दुआ क्यों नहीं करते अल्लाह ताला से? यानी हदीस में आता है रोज़े में दुआ कबूल होती है रोज़ेदार की,
Why are we not making dua? Are we not in need? हमें शिफा नहीं चाहिए, हमें औलाद नेक नहीं चाहिए, हमें आखिरत में निजात नहीं चाहिए, हमें पुल सिरात से गुजरना है, हमें मौत आनी है। तो एक बंदे ने जिसने लंबा सफ़र करना हो और ज़्यादा राह कुछ भी ना हो, वो तो वो बड़ा मांगता है अल्लाह से। लेकिन वी आर लिविंग आवर लाइफ जैसे हमारी सब असल में हमारा दुनिया मेन मकसद है, सिर्फ बस दुनिया आना चाहिए, माल कमाना चाहिए, माल सब कुछ होना चाहिए। यानी वी सिन बिकॉज वी डोंट हैव फियर ऑफ अल्लाह, वी डोंट हैव फियर ऑफ अल्लाह बिकॉज वी हैव नो नॉलेज, वी हैव नो नॉलेज बिकॉज वी आर टू बिजी, वी आर टू बिजी बिकॉज वी लव दिस दुनिया। So the love for this dunya is the mother of all evils. तो I'm not saying कि दुनिया गलत है, मैं कह रहा हूँ दुनिया हलाल कमाए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आखिरा। एब्सोल्युटली। तो हमने ना असल में अपनी आखिरत को कॉस्ट पे डाल दिया, ना नमाजें पढ़ते हैं, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड है। और यही वजह है कि उम्मत अभी जो अल्लाह की मैंने कहा था ना, तुम्हारे पे सारी उम्मतें टूट पड़ेंगी और तुम ख़त्म हो जाओगे और सारा मामला, यही वजह। तो साहब ने कहा चला वजह, आपने कहा तुम्हारे दिल में बीमारी होगी, उसका नाम होगा वाहन। और जो आज उम्मत में है हब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से शदीद मोहब्बत और मौत का पता ही नहीं है। अच्छा, क्या हम अपने बच्चों को भी, यंग जनरेशन को, क्या हम ट्रेन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं रमज़ान के बारे में? जिस तरह हम इधर बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी नानी दादी, उनके पास टाइम होता था, हम बैठते थे, हमें किस्से कहानियाँ, हमें सब कुछ बताया, हमें दीन के बारे में बताया जाता था हर दिन, लैलतुल कद्र के बारे में, एंड ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं हमें इनकी इम्पोर्टेंस का बताया जाता था। घर में एक माहौल होता था, एक एहतमाम होता था कि ताक रातों पे आई स्टिल रिमेंबर कि सब ने तैयारी की होती थी कि अच्छा मेक श्योर करना है, हम दुआओं का पूछ रहे होते थे कि कौन सी इबादत बेहतर है, बिकॉज इबादत तो अल्लाह की ज़ात है, कबूल करने वाली कोई किस तरह भी करे, बट वो होता था ना कि हम बस ये तलाश कर रहे होते थे कि किसी ना किसी तरीके से हम बेहतर तरीके से इस रात को अचीव कर लें। जैसे भी अभी आज बहुत ज़्यादा फास्ट पेस जिस तरह से हमारी ज़िंदगियाँ हो गई हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों को बिठाए, बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, ताक रातों का अगर आप बच्चों से पूछें अभी उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और हमारे टाइम पे ये होता था कि अगर नहीं पता होता तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती थी कि अच्छा ये फलाना डे बड़ा इम्पॉर्टेंट है और हमें इसकी हिस्ट्री नहीं पता, हमें इसके बारे में नहीं पता। शायद ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज हो गई है पेरेंट्स के लिए भी, और हमारे बच्चे उस तरीके से एजुकेट नहीं हो पा रहे। असल में ना ब्लेम मुझे और आप पे आता है, बड़ों पे आता है। बड़ों पे हमारा काम था लोगों को ट्रेन करना, हमारा काम था लोगों को बिठाना, हमने भी नहीं बिठाया, हम भी बिजी हो गए लाइफ में। मैं समझता हूँ कि उनकी क्या गलती है, तो नई जनरेशन है, वो तो वैसे ही उनको नहीं पता, वो कच्चे जहन है उनके। जो हमारी जनरेशन ने काम अदा करना था वो नहीं कर पाए, जो हमें बताया गया, सिखाया गया, हमने आगे पास ऑन नहीं किया, हमने पास ऑन ही नहीं किया, हमने सिर्फ अब तक महदूद रखा उसको। ये हमारा बहुत बड़ा, ये हम जुल्म कर रहे हैं अपनी आने वाली। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 काम करें। एक, खुद कुरान को कवर टू कवर विद ट्रांसलेशन एंड बेसिक तफसीर पढ़ें इस रमज़ान में, अंडरस्टैंडिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट स्टॉप एट ईद डे, वो ख़त्म करें उसको। और कुरान हमने ना ख़त्म नहीं करना, हमने शुरू करना लाइफ में इस रमज़ान, हम बस ख़त्म के चक्कर में पड़े होते हैं। तो कुरान को लेके चलें, बेशक वो अगले 6 महीने चले, लेकिन एक दफ़ा लाजमी जस्ट गो थ्रू इट विद बेसिक तफसीर। सऊदी अरब की आती है एक बड़ी बेसिक सी तफसीर, कोई भी बेसिक तफसीर ले ले, पिक एनी, इसमें बेर मिनिमम मसाइल हों, वो ले। नंबर 1। नंबर 2, 10 मिनट घर वालों के साथ भी बैठें, डिस्कशन करें। बेटा आज हम बात करेंगे अल्लाह समद पे, क्या मतलब है अल्लाह समद का? बहुत खूबसूरत। अच्छा, हमने देखा तो हमें स्पेशली इस रमज़ान में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी, फॉर एग्जांपल अगर एक स्कॉलर ने स्टार्ट कर दिया कि इस पूरे रमज़ान में सिर्फ सूरह रहमान की तलावत और उसकी तर्जुमा तफसीर, और जस्ट इमेजिन कि अगर वही बच्चे सिर्फ उसको सुन रहे हों, उस पर डिस्कशंस हो रही हों कि अच्छा आज सिर्फ इस एक आयत पे ना हमने क्या अंडरस्टैंड किया और हमारा इस पर हमने क्या सीखा इससे। एक सूरत से आपने बड़ा अच्छा का पूरा कुरान और बड़ा अच्छा ख़त्म नहीं करना, तो शुरू करना है, उस पर अमल करना शुरू करना है, उसको पढ़ना है, सीखना है। हमारा मसला ये भी है कि समहाउ ना बहुत चीज़ों में जब रिलीजन इन्वॉल्व हो जाता है या कुरान और सुन्नत की बात होती है तो हम इसलिए बात नहीं कर रहे होते, नहीं तुम बात मत करना, तुम कौन हो, तुम्हें सही पता ही नहीं है, तुम गलत बात ना कर दो। जब तक इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती साहब नहीं होंगे, कारी साहब नहीं होंगे, तब तक हम लोग बात ही नहीं करते उस पर। करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, पॉन्डरिंग, तदब्बर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हराम के फतवे लगाएं लोगों पे या कुरान से मुफ्ती बन जाए, बिल्कुल नहीं। वो तो एक तो खुद पढ़ें, यस, दूसरा बच्चों के साथ टाइम, और तीसरा जो है ना
कुरान के सर्कल्स को ज्वाइन करें। बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं। मैं खुद रोज़ाना रात को 11 बजे हमारा एक पॉडकास्ट रमज़ान में होता है, वो हम उस पर डिस्कशन करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स। ज़बरदस्त। तो वो सुन यानी देयर आर अ लॉट ऑफ हलाकात, यानी हलाकात मीन्स गैदरिंग्स ऑनलाइन भी हो रही हैं। आप कहें ओके मैं पर्सनली भी तदब्बुर करूंगा फैमिली के साथ भी, लेकिन देयर इज अ स्कॉलर, तो ऑलवेज हैव मेंटर्स इन लाइफ। जहाँ पे मैं मार खाऊं गिरूं, जैसे हमारे फाइनेंशियल मेंटर्स होते हैं दीन में, क्यों नहीं। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो पॉडकास्ट की बात करें यूथ क्लब ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं यूथ क्लब बल्कि मेरे अपने चैनल से होती है, तो हाँ जी यूट्यूब पे होता है। कैसे जा रहा है वो ओवरऑल? बहुत अच्छा। That's और great. मैं हम ना करंट यूथ के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आप तो बड़ा कनेक्टेड हैं यूथ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अच्छा है, बड़ा कन्वर्सेशनल, बिकॉज आपको जितने लोग कमेंट्स वगैरह भी आते हैं मैं देखता हूँ कि आप बड़ा रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं। वरना नॉर्मली होता है कि वन साइडेड हो जाती है वरना कन्वर्सेशन, बट आप लोगों का स्टाइल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो अभी थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू। वी आर सो ऑनर्ड कि आपने हमें टाइम दिया इस ट्रांसमिशन के लिए, इस सेगमेंट के लिए बहुत शुक्रिया वंस अगेन। नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। अब खाना बनाए मैजिकल और खरीदे 2 लीटर कोक सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाज, कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कामयाब प्रोफेशनल होते हुए सक्सेस की इस भागदौड़ में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखता हूँ? मैंने अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक जिम को जिंदगी का हिस्सा बनाया। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह सिसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। From Nestle. जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है, तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। पेश है तलो रमजान स्पेशल पैक, वो भी 50 रुपए की शानदार बचत के साथ। तो अब बनाएं पूरे रमजान मजेदार और एक्टिव एनर्जी से भरे खाने। अरे वाह, इतने खाने! आज ईद है क्या? चांद तो नजर नहीं आ रहा। पर किचन में ईद का चांद नजर आ चुका है। हाँ? क्योंकि डालडा की कीमत अब पूरे 75 रुपए कम। अब हर किचन में ईद, क्योंकि डालडा दे रहा है पूरे 75 रुपए की शानदार बचत। मेरे किचन में तो ईद आ गई। और आपके? जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है, तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। अब खाना बनाए मैजिकल और खरीदे 2 लीटर कोक सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत में ज्वाइन किया है। हम उनसे ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी से मुतालिक आज बात कर रहे होंगे, उनकी पॉलिटिकल लाइफ से मुतालिक बात कर रहे होंगे, और चूँकि करंटली जो उनका पोर्टफोलियो है वो एक बहुत अहम मनसब पर फाइज हैं, जिसमें कहता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर होती है कि कैसे आपने पाकिस्तान में वो तबका यानी कमज़ोर तबका, गरीब तबका, कैसे उनको अपलिफ्ट करना है, कैसे उनको आपने आगे लेकर आना है। मैं बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। दैट मीन्स चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। यानी आप इनके बारे में अगर ये भी कहें ना कि वन ऑफ वेरी फ्यू चूँकि अगर हम सेनेटर्स की बात करें जो कि तीसरी बार मुंतखब हुई, यानी पहली बार 2012 में, फिर 2018 और फिर 2025 में माशाल्लाह। और फिर देखें ऐसे ही खवातीन होती हैं जो कि बाकी जो हमारी यंग लड़कियां इस वक्त देख रही हैं उनके लिए बहुत इंस्पिरेशन होती हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रमज़ान की शुरुआत है अब तो, कैसा जा रहा है रमज़ान, क्या रूटीन होती है, ओवरऑल एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज होती हैं? जी, रमज़ान की तो जो रूटीन है तकरीबन सबकी मेरे ख्याल में मिलती जुलती है। वही सहरी और फिर उसके बाद पूरा दिन काम और फिर इफ्तार की तैयारी, तो ऐसे ही गुजर रहा है, फिर इबादत साथ में। लेकिन मैं इसी सिलसिले में कहूँगी कि बहुत सारे हमारे जो IDPs हैं, जो हमारे बहन भाई हैं तीरा वैली से जो उतरे हैं, तो इन रमज़ान के महीने में ख़ास करके जहाँ हम ये बरकतों का महीना है, तो हमें उन बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए और उनकी जिस कदर मदद हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। चूँकि ज़रा इदारे जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं वो अपनी जगह, लेकिन इंडिविजुअल एफर्ट्स भी बहुत काउंट हो रही होती हैं, और एज अ सिटीज़न हम सबकी जिम्मेदारी। आई रिमेंबर एक इवेंट पे मैडम, मुझे आपका जुमला इतना अच्छा लगा, आपने कहा हर शहरी का रियासत से एक ताल्लुक है, वो है गिव एंड टेक का। दैट वाज अ ब्यूटीफुल, वेरी मीनिंगफुल, पर्पसफुल सेंटेंस एक्चुअली। मैं ज़रूर चाहूँगा पहले उस पर हम बात करते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने मुझे दिया क्या है, आपने उसको इतना एक्सप्लेन खूबसूरत अंदाज से किया कि पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये हमारी जिम्मेदारी है, स्पेशली हमारी यूथ की, हम इसको अंडरस्टैंड करें प्लीज़। देखिए, मैंने उस दिन भी हम इकट्ठे थे तो मैंने यही बात की थी कि जो आज हम हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, इस मुल्क की वजह से हैं, और ये मुल्क हमारा शनाख्त है। तो जैसे रियासत है, रियासत जैसे हम कहते हैं माँ की जैसे है, तो माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनको बड़ा करती है, उनकी हर चीज़ का ख्याल करती है, लेकिन फिर बच्चों के भी कोई फ़राइज़ होते हैं जो उन बच्चों ने बड़े होकर उस माँ के लिए जो उसकी खिदमत करनी है, उसके लिए जो इसार करना है, वो हम भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने एक वे फॉरवर्ड भी बताया था कि सिविक्स जो हमारे ज़माने में पढ़ाया जाता था, आई डोंट नो कि ड्यू टू व्हाट रीजंस वो करिकुलम से निकाल दिया गया, तो सिविक्स एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है जो बच्चों को शुरू से पढ़ाना चाहिए कि ये रियासत जो है हमारी, हम उसकी ज़िम्मेदारी हैं, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है कि कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी हक जो है वो फ़र्ज़ के बगैर नहीं होता। हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने अगर हुकूक दिए हैं, हमें बताया है कि हमारे क्या क्या हक हैं, तो अल्लाह ताला ने कुछ फ़राइज़ भी बताए हैं जिसमें इबादत भी है। बेशक। तो देखें, वो वहाँ भी अल्लाह ताला ने हमारे साथ एक जो रिश्ता है वो गिव एंड टेक का ही है कि हमें उसका शुक्र अदा करना है, हमने उसकी इबादत करनी है, और सारा कुछ जो हमें उसने दिया है। तो ये जो है ये इस मामले में भी हमें जो है इसको करना चाहिए, और रियासत के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी माँ है, और माँ को जो है ना यारो मददगार नहीं। और देखें अनकंडीशनल तो कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं अनकंडीशनल। माँ अगर अपने बच्चे से भी प्यार करती है तो वो इस कंडीशन पे करती है कि वो उसकी औलाद है। बिल्कुल। सो हमेशा जो है वो कंडीशन साथ जुड़ी होती है। तो आपको लगता है कि अब हमने अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि यूथ में बहुत चेंज नज़र आ रहा है, बड़ा पॉजिटिव चेंज है सोशल मीडिया पे भी, बिकॉज हम सब ने देखा कि देयर वाज अ टाइम जहाँ पर एक हमने एक्सट्रीमिज़म, एक एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड हम देख रहे थे, वो सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से हो या ओवरऑल। बट अब जब हम देख रहे हैं कुछ टाइम से जिस तरह से हुकूमत ने इनिशिएटिव्स लिए, लोगों के साथ इन्वॉल्व, स्पेशली यूथ को डिफरेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करना शुरू किया, सो यूथ का ओपिनियन एक्चुअली सामने आना शुरू हो गया, एंड इट्स वेरी पॉजिटिव।
बिल्कुल जी, बेसिकली अगर मसले मसाइल बनते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं होती। बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिल के उन हालात को बनाती हैं। तो यूथ की तरफ अटेंशन ज़रूर होनी चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए। और चूँकि मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, तो हमारा तो जो रवायती तरीक़ेकार हैं वो अनफॉर्चुनेटली कुछ डैमेज हुए हैं, कोई कदरें हमारी डैमेज हुई हैं। जैसे कि हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है और छोटों के साथ शफ़क़त करनी है, तो वहाँ भी जैसे गिव एंड टेक है। तो जो बड़ों की इज़्ज़त है ना, उसमें तो मैं नहीं समझती कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि इन बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि इन्होंने भी आगे चल के कभी बड़े बनना है। सही बात है। तो कहते हैं ना कि यू शैल रीप एज यू सो। तो अगर हम आज अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे, अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो कल हमारे बच्चों ने भी बड़े होकर हमारे साथ वही सलूक करना है। ये चीज़ें जो है ना, ये इनको समझानी है और ये भी उनको बताना है कि मेहनत है और मेहनत में कोई आर नहीं है। उनको जैसे अब ये कन्वेंशनल एजुकेशन जो है, अब हमें उनको ये भी बताना है कि एक हद तक तो उसकी मार्केट है कन्वेंशनल एजुकेशन की, लेकिन चूँकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है, दुनिया इस डिजिटल दौर की तरफ जा रही है, तो जहाँ पे स्किल्स आएंगी वहाँ शायद कन्वेंशनल एजुकेशन पीछे रह जाए। तो ये हमें अपने उनको फैसिलिटेट भी करना है, बताना भी है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं एमए की डिग्री ले लूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं पीएचडी कर लूँ, ज़रूरी ये है कि आई शुड बी अर्निंग इनफ। और उसके बहुत से तरीके हैं, जायज़ तरीके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना। जायज़ तरीके। अर्निंग की जब बात हो तो ये हमारे यूथ के अंदर डालना कि नो शॉर्टकट्स, यू नो, और स्पेशली ऐसा कोई मीन नहीं जिसमें आपको बाद में मालूम हो कि अच्छा दैट वाज अ रॉन्ग मीन एक्चुअली। मैडम, ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने यूथ में स्पेसिफिकली ये चीज़ इनकलकेट कर सकें कि हर मामले को पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखना चाहिए कि अच्छा जी ये पॉलिटिकल पार्टी है या ये पॉलिटिकल फिगर है, उसने ये बात की है, उसने ये काम किया, तो चूंकि जी मेरे पॉलिटिकल डिफरेंस है तो मैं उस पर तनकीद ही करूँगा। हम ये इस पे बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि एक्सट्रीमिस्ट सेट ऑफ माइंड आ गया है समहाउ बहुत सी जगहों पे। एंड हाउ डू यू थिंक कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये पोलराइजेशन जो है ना, एक एक्सट्रीम की, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको इनेबल करती है कि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकें। ये नहीं कि अगर एक ख़ास सोर्स से मुझे पता चला है तो मैं उसको फॉलो करना शुरू कर दूं। सोशल मीडिया का बिहेवियर जो है इस वक्त मेरे मुल्क में वो जो है उस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए आया है, उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और आगे जो फिर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है दौर, तो हमें अपनी जो यंग माइंड्स हैं इनको तैयार करना है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये फैसला उनको करना आना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आगे चल के और भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये एक जो दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, इससे आप बहुत कुछ अच्छा भी सीख सकते हैं और बहुत कुछ बुरा भी सीख सकते हैं। आपकी चॉइस है। अब ये चॉइस है, तो वी शुड एनेबल देम टू मेक द चॉइसेस, गुड चॉइसेस। एब्सोल्युटली। उसमें फिर ब्लेम नहीं होना चाहिए कि इसने लगाया, उसने बेसिकली आपके अंदर एक ये अपने आप को लेकिन ये है कि एक यंग जो कच्चा जहन है उसको आप क्या फीड कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। वो जिंदगी में साथ चलेगा उसके थ्रू। बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, वो माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। और घर में मैं तो इसीलिए जॉइंट सिस्टम जो फैमिली का है उसको मैं समझती हूँ एक अच्छा सिस्टम है। उस पर पॉजिटिव नेगेटिव आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी उसमें ये है कि वो बच्चा जो होता है वो हर वक्त किसी न किसी की सुपरविजन में होता है। ये जो न्यूक्लियर फैमिली हम हो सकता है उसके भी अच्छे फ़ायदे हों, लेकिन बच्चे जो हैं ना वो विदाउट सुपरविजन हो गए। पेरेंट्स भी नेचुरली काम कर रहे हैं, बिज़ी हैं, उनके अपने वो हैं, तो वो बच्चे को जो कंटिन्यूसली पैटर्नेज चाहिए होती है ना, उसमें बहुत हद तक कमी आई है, जिसकी वजह ये इस वक्त के जो हालात हैं। क्योंकि आप अगर नौकरों पे बच्चे छोड़ देंगे या अकेला बच्चा छोड़ देंगे तो बहुत सारी जो है
मसले मसाइल जो हैं वो जन्म लेते और वो होते हैं, ये हमने देखा भी है। और आज के बच्चे को प्राइवेसी भी तो बड़ी चाहिए ना। हाँ, ये मुझे आज और... तक आप मुझे तो नहीं समझ आती, जो कहते हैं हमारा मी टाइम है, ये मी टाइम हमारे वक्त में तो नहीं था कि ये मी टाइम होता क्या है। दरवाजा लॉक अगर आप कर लेते थे ना तो 10 बार तो बाहर से दरवाजा हिलता था कि आज ऐसा क्या हुआ कि दरवाजा लॉक हुआ। बहन भाई कमरे शेयर करते थे, कजन्स शेयर करते थे, तो चले अच्छी चीजें भी हैं। दौर जाहिर है अब चेंज हो रहा है। एक और चीज मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगी, वो पेरेंट्स के लिए है कि एक हद तक आप बच्चे को जो है ना उसको फैसिलिटेट करें, आप उसको टोटली अपने पर डिपेंडेंट ना बनाएं। वेरी ट्रू। क्योंकि बच्चे की वो जो गेट गो है ना, वो ख़त्म करने में माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसको स्ट्रगल करने दें, उसको सीखने दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसको एजुकेशन अच्छी ज़रूर दें, लेकिन उसकी हर बात ना माने। लेकिन ये आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आपने उसको घर भी बना के देना है, फिर आपने उसकी शादी भी करवानी है, फिर उसकी तो उसने खुद क्या करना है, फिर खुद क्या करना है। और ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मेड जितने लोग हैं अगर आप उनको देखें तो उनके पेरेंट्स ने उनकी कोई हैंड होल्डिंग नहीं की, तालीम जरूर बताया, हाँ, दिखाया जरूर आप, तालीम बेहतरीन तालीम दें, सही गलत की तमीज सिखाएं। ये जो है ना, हम सारी उम्र इसी चक्कर में लगे रहें कि हमारे बच्चों के फिर आगे उनके बच्चे, उनका भी हमारे पर फर्ज बनता है। ये क्योंकि वेस्ट में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, उनकी जो अच्छी चीज़ ये है कि वो अडॉप्ट करें कि बच्चे को एक टाइम तक आप उसको हेल्प करें, उसके बाद उसका काम है कि वो अपना कैरियर बनाता है, अपने लिए नौकरी ढूंढता है। मैं बहुत सारे, बिकॉज आई सिट इन अ पब्लिक ऑफिस, बहुत सारे लोग आते हैं जो बच्चे उन माँ बाप पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि ये हमारे लिए नौकरी ढूंढेंगे। ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ। और वेस्ट में देखें शुएब 18 इयर्स के जब होते हैं तो उसके बाद एक थोड़ा सा अलग करते हैं बच्चों को, इंडिपेंडेंट जिम्मेदारियां डालते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझती कि पूरी तरह से सही है। एजुकेशन जब तक कंप्लीट होती है, उसके बाद जो घर बनाना और फिर उसकी शादी करना, ये जो है ना, मैं तो समझती हूँ कि लड़के की शादी आप तभी करें जब वो अपनी शादी का खर्चा खुद उठा सके। मैडम बहुत लेट शादियां हो जाएंगी हम ये ज़ाहिर है, इसके डिफरेंट ओपिनियन है जी। 20s में तो मुश्किल है, फिर 30s लेकिन ये ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिकॉज ज़ाहिर है हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पे एक मर्द पे ज़्यादा जिम्मेदारी है और उसने टेक केयर भी करना है, कंफर्ट भी करना है, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियली एट अ लार्जर पिक्चर हम इसको कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम बहुत लेट भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम से होनी चाहिए, लेकिन टाइम क्या, ये फैमिली टू फैमिली वेरी कर रहा है। टाइम वही होता है जब कोई रेडी है, वो फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली रेडी, वो सारी चीजें। लेकिन ये कि जो शादियों के जो अखराजात हमने बना लिए ना, उस पे शादी बाद वो माँ बाप के बगैर वो भी नहीं ऐड ही हो गए हैं इवेंट्स, मतलब बहुत ही ज्यादा, बजाय इसके इवेंट्स कम हो जाए, इवेंट्स पे इवेंट्स ऐड हो गए। कवाली नाइट का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड स्टार्ट हो गया था पिछले दिनों, हमने ये देखा भी। बट ये भी अच्छी बात है मैडम कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को भी हम देखते हैं कि वो जो सादगी से हमें शादी करते नजर भी आते हैं, बिकॉज उनका इन्फ्लुएंस होता है, उनकी बात बहुत से लोगों तक पहुंच भी रही होती है। मैडम थोड़ी सी ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम बात करनी है जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक भी किस तरीके से उसको आगे लेकर चल रही हैं, क्या क्या नए प्लान उसमें ऐड हुए हैं। बिलखुसूस आज हम बात उसमें तालीमी वज़ाइफ से मुतालिक भी करेंगे और कैसे न्यूट्रिशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें दर्जा दिया गया और उस पर काम हुआ। करेंगे बात ब्रेक के बाद। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं, नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। अब खाना बनाए मैजिकल और खरीदे 2 लीटर कोक सिर्फ 200 रुपए में। इफ्तारी का मजा कोका कोला के साथ। रमजान में आपके मामलाते जिंदगी मुतासिर हो सकते हैं, इसीलिए लीजिए इंश्योर एक ग्लास सहर में और एक ग्लास इफ्तार में। रहिए तंदुरुस्त तवाना माही रमजान में। इंश्योर नंबर 1 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ड्रिंक इन द वर्ल्ड। हर इफ्तार टेबल पे है उस खास लम्हे का इंतजार। सुबह सुबह से इसी खास चाय का तो इंतजार था। आई नो, अफ्तारी पूरी कहाँ होती है इसके बगैर। एवरी डे की चाय सुकून आ जाए। From Nestle.
डालडा का रमजान 75 रुपए की शानदार बचत के साथ। जहाँ किसी का दस्तरखान रंगों और लवाजमात से भरा है तो कोई रात की बची हुई रोटी भी बांट बांट कर खा रहा है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात जैज़ कैश से अपनी पसंद की तंजीम को भिजवाएं। नेकियां घर बैठे कमाएं। जैज़ कैश है ना। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुशामदीद। और ये रमज़ान स्पेशल में स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बहुत सारी हम बातचीत तो कर रहे थे, बट मेन चीज़ आज उस पर बात करेंगे हम एक मरतबा दोबारा। सबको पता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कितनी फैमिलीज़ को ये सपोर्ट करी है, बट यस जब उसमें चीज़ें ऐड होती हैं तो लोगों तक मज़ीद एक प्लेटफॉर्म के थ्रू वो उनको एजुकेट करना, उनको बताना ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैडम इस वक्त कितनी फैमिलीज़ हैं जो कि मुस्तफ़ीद हो रही हैं इससे, और क्या नए इनिशिएटिव्स हैं जो कि इसके थ्रू लिए गए? बिल्कुल जी, इस वक्त जो हमारे साथ ख़ानदान जुड़े हुए हैं वो तकरीबन 1 करोड़ हैं, 10 मिलियन। और 10 मिलियन अगर औसतन आप हिसाब लगाएं हर घर में 5-6 अफराद होते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान के 6 करोड़ अवाम जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, इसको बताना बहुत ज़रूरी है कि विज़न है बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का, और नाम भी उसका इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है कि बिकॉज शी इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, शी इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस, नो डाउट, फॉर द वेमेन ऑफ पाकिस्तान। और जितना एम्पावर इस प्रोग्राम ने किया है पाकिस्तान की औरतों को, मैं नहीं समझती है किसी और प्रोग्राम ने इतनी एम्पावरमेंट दी होगी। इसमें जो इसका एक बड़ा इसका जो मुनफरद चीज़ है कि ये जो घराने का सरबराह है वो खातून को मानता है, तो इसकी वजह से, और ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान ये क्लॉज उसमें डाली ताकि ख़वातीन रेसिपेंट हों और ख़वातीन की एक जो इज़्ज़त नफ्स है और जो उसकी सेल्फ प्रेस्टीज है वो बढ़ेगी, और वो हुआ। आप बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो, और हमने चूँकि एक शर्त रखी हुई है कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होना आपका बहुत ज़रूरी है, तो आफ्टर नादरा ये लार्जेस्ट डेटाबेस है एनरोलमेंट का पाकिस्तान में। डेटा इसका जो सबसे ज़्यादा नादरा के बाद है वो हमारे पास है, और इस रीज़न की वजह से बहुत सी ऐसी मैं कहती हूँ कि वो औरतें जिनका कोई नाम नहीं था, जो नेशनल जो आपकी डेटाबेस है उसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। ट्राइबल एरियाज़ हैं, आपको भी पता होगा, जहाँ ख़वातीन को गिना ही नहीं जाता था, तो इन ख़वातीन को शनाख्त दी है इस प्रोग्राम ने, और ये बहुत ज़्यादा, और नेचुरली जब शनाख्त मिलती है तो वोट का हक भी मिलता है। सही बात है। तो ये जो है एक गेम चेंजर था, एक सोशल जो इसने बिल्कुल एक इनकलाब लेकर आया ये प्रोग्राम, और ख़वातीन के हवाले से ही अब एक लाइफ साइकिल को कवर करता है। पहले जब रजिस्टर हो जाते हैं और हमारा स्कोर उनके मुताबिक होता है, उसके बाद माली इमदाद जो मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगी कि रमज़ान से हमने 14,500 कर दी है। बढ़ाया उसको। जी बढ़ाया है रमज़ान की वजह से, और ये आगे भी चल के 14,500 ही अब कंटिन्यू रहेगा। जी कंटिन्यू रहेगा। और इन 14,500 के अलावा फिर ये क्योंकि कंप्लीट लाइफ साइकिल को कवर करता है। इसके बाद जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनके हवाले से एक नशोनुमा बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है, जिसमें वो ख़वातीन जाती हैं कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वो इनरोल हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान का ग्रोथ स्टंटिंग का भी है, नॉट ओनली फिज़िकल बट मेंटल एज वेल। तो इस पे हम ने काम शुरू किया है, तकरीबन इसमें हमने काफ़ी लोग जो है इनरोल हुए हैं, और बच्चे की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चा जब तक 2 साल नहीं हो जाता उसको हम मॉनिटर करते हैं। और ये सारे वही हैं, वो फैमिलीज हैं जो कि ऑलरेडी जिनके बेनिफिशरीज के बच्चे हैं। और उसी वजह से हमने जब इसकी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराई है, तो हमें पता चला है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर 6.5% की ग्रोथ स्टंटिंग में रिडक्शन हुई है, और जो 6 माह के बच्चे थे उनमें 20% जो है ये कमी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके बाद जो कि फिर स्कूल जाना शुरू करता है बच्चा, तो
तो हमने बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के नाम से भी एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जो कि बच्चे की जो स्कूल जाते हैं, लड़के को हम कम देते हैं, लड़कियों को ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं लड़कियों को, इनकरेज करते हैं कि लड़कियाँ, लड़कियों की तादाद जी ज़्यादा जी है। तो वो भी हम तकरीबन एक इस काफ़ी तादाद में, कोई मतलब मेरे ख्याल में 1.25 करोड़ बच्चे इनरोल्ड हैं जो जाते हैं और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इसमें जब मैं आई तो मैंने कहा भाई इसका हम आउटकम तो देखें कि है क्या है, इतने सालों से हम दे रहे हैं। तो हमने जो पहला वो इसकी मॉनिटरिंग की तो हमें पता चला पिछले साल के जो मैट्रिक एग्ज़ाम्स थे उसमें हमारे तकरीबन 500 बच्चों ने ना ए ग्रेड लिया था माशाल्लाह, और उसमें भी 4-5 जो थे वो बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स थे। और मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात ये हुई कि करक की लड़की, करक इज़ अ वेरी रिमोट एरिया, वी ऑल नो दैट, उस बच्ची ने कोहार्ट बोर्ड में टॉप किया। हमने उसको बुलवाया, यहाँ उससे मिले और ये बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इसी तरह अब इंशाल्लाह हम रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि बच्चों का लेकिन दिस ऑल हैपन्स सब्जेक्ट टू कि 70% आपकी हाज़िरी होनी चाहिए स्कूलों में। तो वो अगर 70% हाज़िरी पूरी होती है फिर हम ये स्टाइपेंड देते हैं। और अब एक और हमने इसमें ऐड किया है पिछले साल बीबी शहीद की सालगिरह पे एज ए ट्रिब्यूट टू हर बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम। और ये भी मैं बड़े उससे खुशी से आपको बताऊंगी कि इस वक्त तकरीबन 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल्ड है और ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेंटर्स बनाए हैं इसके लिए आप लोगों ने? नहीं, हमने ये नहीं किया। हमने अपने बेनिफिशरीज को जो है अटैच किया है नेफ्टेक के थ्रू और इदारों से। इस तरह एक इदारा है बेनज़ीर ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर, उसको शायद ऐसा कुछ नाम है। तो वहाँ उनके साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ तो हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ ट्रेनिंग हो रही है हम अपने बेनिफिशरीज को या उनके बच्चों को कनेक्ट कर दें जो अपनी शौक से ये काम करना चाहते हैं, ताकि वो इस प्रोग्राम से क्योंकि इस वक्त मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ज़िंदगियाँ हम आसान ज़रूर बना रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन ये हमने ज़िंदगियाँ जो हैं वो बेहतर बनानी है। और बेहतर वो तभी बनेगी जब वो अपने पाँव पे खड़े होंगे और कोई रोज़गार कर ले। और क्या इसको हम इस तरह समझें कि क्योंकि कई सालों से ये तनकीद बहरहाल ऐसे प्रोग्राम्स पे होती है कि क्यों आप लोग सिर्फ कैश प्रोग्राम ही इनरोल रखते हैं, क्यों सिर्फ कैश ही देते हैं, आप मछली पकड़ना क्यों नहीं सिखा रहे? इज़ दिस बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि अब आपने स्किल प्रोग्राम इसमें ऐड किया? नहीं जी, देखिए एक मिसकंसेप्शन है कि ये आप अगर इसका नाम देखें इट इज़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जो इस वक्त पैसे दे रहे हैं तकरीबन 4 या 5 हज़ार रुपये मंथ, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसमें इट्स इम्पॉसिबल टू सस्टेन अ फैमिली, हमें पता है। लेकिन जहाँ अखराजात में और आपकी आमदन में एक तवाज़न नहीं रहता, वहाँ ये पैसे आपको एक सपोर्ट हो जाती है। तो ये वहाँ पे हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कुछ काम नहीं करते, सिर्फ ये पैसे लेते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये सब लोग काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक अपने मछली ज़रूर पकड़ना सिखाना चाहिए और हम सिखाएंगे भी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो कभी ये काम नहीं कर सकेंगे। उन लोगों के लिए फिर रियासत की जिम्मेदारी है। और नेचुरली इस वक्त हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, इस प्रोग्राम से बाहर हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि ये लोग ग्रेजुएट करें, किसी काम पे लग जाए और नए लोग ऐड हो जाए। और ये किस तरह से, इसका क्या क्राइटेरिया है कि आप ये निकले? इसका जी हमारा एक तो डायनामिक रजिस्ट्री सेंटर्स है और उसके अंदर ये राउंड द ईयर एंड राउंड द वीक रजिस्ट्रेशन करते हैं। और हमारा एक PMT स्कोर है, उसके क्वेश्चनर है वर्ल्ड बैंक के बनाए हुए, और अगर वो 32 से नीचे आ जाता है तो फिर वो हमारा बेनिफिशरी बन जाता है। ओके, बेनिफिशरीज की तादाद में इजाफा होना और कम होना, दोनों में से क्या बात है जो इसको इसकी सक्सेस की तरफ लेकर जाती है? कि लोग निकल रहे हैं तो सक्सेसफुल प्रोग्राम है, या लोग ऐड हो रहे हैं तो सक्सेसफुल प्रोग्राम है? देखिए ये प्रोग्राम जो है इसमें सक्सेस जो है ना वो इंसानियत की है। बिल्कुल ठीक है, इसमें आप प्लस एंड माइनस नहीं कर सकते। ये चूँकि ये लोग, मैंने अब कहा ना कि हमेशा ये वाला सिलसिला रहेगा, और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है। बेनिफिट्स जो हैं वो अमेरिका में भी दिए जाते हैं, स्टेट जो है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। यहाँ तो हम सिर्फ ये पैसे दे रहे हैं, UK में तो काउंसिल घर भी देती है आपका सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में हो रही है,
तो ये हम स्टैंड अलोन सिचुएशन नहीं है। Okay. डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी यही हाल है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स शुड बी देयर, क्योंकि इनकी वजह से जो है ना वो लोग जो जिनकी कोई दाद रसी नहीं होती उन तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई होमलेस है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ये होती है, तो तब भी तनकीद होती है कि घर कोई शेल्टर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। शेल्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है तो फिर भी तनकीद होती है कि क्यों प्रोवाइड कर दिया। ये उसको मेरा ख्याल है आदतन माइंडसेट हमारा है, जिससे बस हम वो नहीं होता है निकल ना कि सकते। वो बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वी आर्ग्यू। बस सिंपल है क्यों, एक बात क्यों, सोचना नहीं है उस, बस सिंपल है क्यों। चूँकि देखिए आपने खुद कहा कि बहुत से और भी लोग हैं जो कि इसमें ऐड हो सकते हैं बिकॉज उनका PMT स्कोर कम है। अगर कोई खातून इस वक्त भी हमें देख रही हो, अदरवाइज हम देखते हैं कि बहुत सी खातून को नहीं पता अभी तक कि अच्छा हाउ टू इनरोल, क्या मैकेनिज्म है, या कि हमारे पास इस वक्त हम उस स्टेज पे कि जहाँ पे हम नए ऐड नहीं कर सकते। देखिए, एग्जिट पॉलिसी पहले नहीं थी, हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। इनरोलमेंट के बाद हमारे पास कोई तरीकाकार नहीं था कि लोग इससे कैसे एग्जिट होंगे। एक तो ये हो गया कि हुनर सीख के एग्जिट हुए, एक ये होगा कि एवरी 3 years वी विल डू रीसर्टिफिकेशंस। 3 साल तक जो हमारे साथ एक दफ़ा आ गए हैं उनको हम फिर से थ्रू द प्रोसेस रीवैल्यूएट हो जाएगा, वो करेंगे, और अगर तो वो उसी हालत में है तो वो हमारे साथ ही रहेंगे, और अगर अल्लाह करे इम्प्रूवमेंट होती है तो देन हमारे पास ग्राउंड्स होंगे उनको एग्जिट कराने के लिए। एग्जिट कराए बगैर हम नए ऐड नहीं कर सकते इस वक्त तो लेकिन ये अब चलता रहेगा, क्योंकि किसी के 3 साल आज पूरे हो रहे हैं, किसी के महीने बाद पूरे होंगे, किसी के 15 दिन बाद पूरे होंगे। जैसे पूरे होते हैं वैसे वैसे इवैल्यूएशन हो जाती है नेचुरली, और फिर वो जब एग्जिट करते हैं तो देन वी हैव अ क्वेश्चन कि हम लोगों को ऐड कर लेते हैं। कोई और नया इनिशिएटिव जो कि बिजनेस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आप लोग लेना चाह रहे हो या कोई सोच रखी हो अभी? एक ये एडोलेसेंस गर्ल्स के लिए हमने किया था, एक पायलट प्रोजेक्ट किया था। डिफरेंट हमारे जो डोनर्स हैं और इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं कि बच्चियों की जो एनेमिक होती हैं बच्चियां छोटी एज पे, एंड नेचुरली देन व्हेन दे ग्रो अप और वो उस एज पे आती हैं व्हेन दे गेट मैरिड और हैव चिल्ड्रन, तो वो ट्रांसफ़र करती हैं वही चीज़ बच्चों के अंदर भी। तो वो एक प्रोजेक्ट हमने आज ही उसको कुछ दिन पहले हमने इसको कंक्लूड किया है। तो लेट्स सी कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैडम इससे पहले कि कई सालों से ना हमने ये भी देखा, स्पेशली जब इसका आगाज़ हुआ था, कि बहुत सी शिकायत भी आ जाती थी। ख़वातीन कहती थी कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो पेमेंट्स लेने के लिए, वहाँ पे जो भी शख्स मौजूद है वो हमसे कमीशन रख रहा है, पैसे मारे जा रहे हैं। इस पर आप लोगों ने जो मैकेनिज्म बनाया, मैं ज़रूर चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उससे कितना बेहतर हुआ निज़ाम कि अब डायरेक्टली पेमेंट्स जाती हैं ख़वातीन को, बेनिफिशरीज़ को। देखिए, हमने क्योंकि ये हमारे सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों की ये ख्वाहिश है कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक इज़्ज़तदार तरीके से ये ट्रांजैक्शंस हों। इसी वजह से हमने डिजिटल वॉलेट्स की तरफ कहे हैं, ताकि डिजिटल वॉलेट्स खुल जाए और ये पैसे उसमें ट्रांसफ़र हो जाएं और वो अपने पैसे उस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल सही। तो इसके अलावा जो है एक चॉइस भी हम उनको देने जा रहे हैं इंटरऑपरेबिलिटी की, जो पहले नहीं थी। क्योंकि अगर उनका अकाउंट जायज़ में ही है तो उनको जायज़ से पैसे लेना है, या ईजी पैसा से है, या तो उसी से लेने होते थे, उसी के एजेंट से। अब हमने ये इंटरऑपरेबिलिटी की जो क्लॉज डाली है, तो अगर आपको इजी पैसा वाला पैसे कम दे रहा है, आपको लग रहा है कि वो कम दे रहा है, तो यू कैन गो टू अनदर वन, या फॉर एग्जांपल किसी के पास भी जाके आप वो पेमेंट ले सकते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन का जो फैक्टर है काफ़ी हद तक इससे जो है ये ख़त्म होगा। लेकिन मेरी एक आप ही की तवज्जो से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से और जो मुझसे बुज़ुर्ग हैं उन सब से ये अपील है कि आप अपने हक के लिए खड़ा होना सीखें। हम तो अब आपको मैसेज भेजेंगे कि आपके इतने पैसे हैं और आप मेक श्योर कि आप इतने ही पैसे लेके वहाँ से निकलें। क्योंकि जिस बैनर के नीचे, जिस नाम के नीचे ये प्रोग्राम है, वो अपने हक के लिए खड़े होने का नाम है। वो नाम है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, और अपने हक के लिए जो है इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि बंदा अपने पैसे पूरे नहीं। बेशक ऐसी है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ये भी ज़रूरी है कि हमेशा ये नहीं कि कोई आके उंगली पकड़ के चलाएगा। अब आपको एक तरीके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी जा रही है, बट वो पैसे भी तो आपने खुद ले लेना। तो ये एम्पावरमेंट तो तभी आएगी और जब ये आप ये एक हिस्ट्री इन द मेकिंग हुई है, हो गई है बल्कि अब तो, कि 10 million डिजिटल अकाउंट्स, दैट टू फीमेल अकाउंट्स हैव बीन ओपनड। हमेशा हम बात करते हैं ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो दिस समथिंग टू सेलिब्रेट कि 10 मिलियन औरतें, और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि आप ये देखें कि नाख्वाइंदा
हमने उनको ऐड किया माशाल्लाह इसमें। हाँ। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन मेरे ख्याल में दुनिया में कभी इतनी बड़ी नहीं हुई जो ये हुई इस हवाले से। तो वैसे इस पे तो आप लोगों को एक प्रॉपर एक सेलिब्रेशन रखना हम करेंगे जी। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सेलिब्रेट करने के लिए। टास्क फुली तो इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक फिर हम लेते हैं, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी सी आपकी पॉलिटिकल जर्नी पे भी बात करते हैं। क्या सोचा था कि सियासत में आएंगी, lawyer and coming to politics, how did this happen? We'll talk about this. एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, stay with us। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त